बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम किसी न किसी बीमारी को लेकर चिंतित होते हैं और आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए किसी ऐसे विशेषज्ञ को हमारे स्टूडियो में बुलाते हैं जो आपकी समस्याओं का न केवल उपचार करता है, निदान करता है, बल्कि इलाज के लिए भी रास्ते सुझाता है। आज बच्चों के रोगों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे पास जो विशेषज्ञ आए हुए हैं वो मित्तल हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनील परिहार हैं, जो वहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और सुनील जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका परिचय क्या है, आप कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की, कहाँ आप जन्म हुआ, क्या सफ़रनामा आपका रहा? मेरा नाम सुनील परिहार है। मैं बेसिकली ब्यावर से बिलोंग करता हूँ। मैंने MBBS कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हुबली से किया था। उसके बाद मैंने MD ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई से किया। मेरा स्पेशलाइजेशन पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर में है। जो बच्चे ICUs में एडमिट होते हैं उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है। वर्तमान में मैं मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ और अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सुनील जी, बहुत अच्छा परिचय दिया आपने सारा। अब मैं अब सवालों से आपसे बात करना चाहूँगा कुछ, और बात बड़ी अजीब तरीके से अपन करेंगे। पहला सवाल तो मेरा यही है कि अब मौसम बड़ा क्रिटिकल चल रहा है, खांसी, बुखार, जुकाम, और जिसको देखो वही, बड़ा भी, छोटा भी, बच्चा भी, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो ये मौसमी बीमारियाँ इसके क्यों हो रही हैं और बच्चों को आपको बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? बेसिकली जब भी सीज़न बदलता है तो उस टाइम पे कुछ पर्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शन, खास तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं, लेकिन प्रमुखतः वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनकी संक्रामकता की रेट बढ़ जाती है। ये अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि बच्चों की अभी इम्यूनिटी पावर जो है वो डेवलप हो रही होती है। तो बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं और वहाँ पे एक बच्चे से दूसरे बच्चे को खांसी के माध्यम से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के माध्यम से ये संक्रमण फैलता है जी, जिसकी वजह से ये कारण है कि बच्चों में अक्सर ये संक्रमण ज़्यादा देखा गया है जी। तो इसके बहुत से कारण हैं, अलग अलग तरह के वायरल इन्फेक्शंस हैं, राइनो वायरस, कोरोना वायरस। तो ये बच्चे के खांसने की वजह से एक से दूसरे बच्चे में फैलते हैं। इसकी वजह से बच्चों में टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस और कुछ केसेस में लैरिंजाइटिस भी देखने को मिलता है जी। देखिए, ये बच्चों के बारे में ही बात करनी है हमें। तो मैं ये चाहूँगा कि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मतलब इम्यून सिस्टम बच्चों का कमज़ोर होता है, तो इसको इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इम्यून सिस्टम किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी संक्रमण से लड़ने के लिए। इम्यून इन्फेक्शन अच्छा करने के लिए हमें बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट देनी चाहिए, जिसके अंदर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मल्टीपल जो हमारे बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स हैं, उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे आयरन, जिंक, ये सब हो। बच्चे में खून की कमी ना हो, इसलिए हम कोशिश करें कि बच्चे को आयरन रिच डाइट दे। जैसे कि हम बच्चे के लिए जो खाना बनाते हैं वो सब्जी बनाना हम लोहे की कढ़ाई में कर सकते हैं। अच्छा, ओके। लोहे की कढ़ाई के अंदर वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। बेसिकली हमारे पूर्वजों में तो यही हुआ करता था। अभी हम वापस से पुराने समय की तरफ एक्चुअली जा रहे हैं कि अभी कोटेड वाले हमारे बर्तन बहुत यूज़ हो रहे हैं, पर अभी रिसर्च से अभी पता चल रहा है कि हमारे बच्चों में बहुत आयरन डेफिशिएंसी पाई जा रही है। सो उसका बहुत अच्छा और सिंपल सा हल है कि हम जो सब्जी बना रहे हैं वो कढ़ाई जो हम काम में लेते हैं वो लोहे की कढ़ाई काम में लें। इससे बच्चे को जो जरूरी मात्रा में आयरन होगा वो मिलेगा और उससे बच्चे को खून की कमी यानी कि एनीमिया नहीं होगा जी। तो मित्रों, आपने सुना डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी सलाह दी है। लौट रहे हैं हम वापस पुराने समय की तरफ। कोटेड जो आया करते थे कि बड़ा बिल्कुल ऐसी वो आ रही है कढ़ाइयाँ और पैन, वो सारे के सारे इस तरीके के बर्तन आ रहे हैं। हार्मफुल केमिकल्स भी हैं। हाँ, हार्मफुल केमिकल है। तो मित्रों, आप फिर वापस लौटो और वही लोहार के पास जाकर कोई कढ़ाई लेके आओ लोहे की, और उस कढ़ाई के अंदर सब्जियां बनाओ, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, बड़ों के लिए, मेहमानों के लिए भी। ये लौटना पड़ेगा आपको वो पूर्वज। अब मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि ये मौसमी बीमारियाँ में सबसे बड़ी बीमारी जो इन दिनों चल रही है, जो खतरनाक भी है, जानलेवा भी है, डेंगू। तो डेंगू और मलेरिया जो चल रहा है उसके क्या कारण है और उसके लिए अपन क्या करना चाहिए? तो बेसिकली डेंगू और मलेरिया दोनों ही मच्छर के काटने की वजह से फैलते हैं। इनमें
ध्यान देने वाली बात ये है कि डेंगू का जो मच्छर होता है अक्सर वो दिन में काटता है, ओके। और मलेरिया का जो मच्छर होता है वो अक्सर रात में काटता है। अच्छा। तो आप हम न दिन में सेफ है मच्छर से, न रात में सेफ है। तो जो बेसिकली डेंगी जो बीमारी है ये बहुत ही सीरियस बीमारी है। ये 3 फेज में होती है। पहले फेज में हमें केवल फीवर, बॉडी पेन, हेडेक, वॉमिटिंग, इस तरह के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं जिससे कोई पर्टिकुलरली एक बीमारी की तरफ इशारा करना मुश्किल होता है। दूसरा फेज आता है जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं उन पे असर आना शुरू होता है। हमारा बीपी डाउन होता है, किडनी पे असर आता है, जो ब्लड हमारा है वो लीक होता है बॉडी के अंदर ही। ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, बहुत खतरनाक, जिसमें जहाँ पे ब्लड लीक होगा वो लंग्स के अंदर होता है तो उसके अंदर बच्चे को सांस की तकलीफ हो सकती है। पेट के अंदर होता है तो बच्चे को पेट फूलना और पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, और रेयर केसेस में इसमें ब्रेन पे भी असर आ सकता है ब्लीडिंग की वजह से। तो ये आपने डेंगू के लक्षण और ये बताया कि ये भी हो सकते हैं। तीसरा फेज में और एक रह गया है, लास्ट फेज जो होता है डेंगू का, इसके अंदर बेसिकली सुधार आ रहा होता है। अगर दूसरे फेज से हम ठीक से निकल पाए तो तीसरे फेज में हमारा सुधार आ रहा होता है। अच्छा। तो ये डेंगू की 3 फेज हैं जी। तो इसमें मतलब मच्छर जो है, हमें मच्छर से बचने के लिए तो फिर आप यही कहेंगे कि मच्छरदानी लगाइए या ओडोमॉस लगाइए, या इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि कैसे हम, पहली बात तो जैसा हम बोलते हैं बचाव ही उपचार है। हाँ। तो डेंगू का कोई पर्टिकुलरली अलग से कोई डेंगू के खिलाफ कोई दवाई नहीं होती है जी। अगर आपको पता हो तो डेंगू का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम बोलते हैं सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। मतलब जैसे लक्षण आए उसको वैसी दवाई दे दी। अच्छा। अगर उसको बुखार आया तो हमने बुखार के लिए दवाई दे दी, पैरासीटामोल या जो भी है। अगर उसका बीपी कम हो रहा है तो बीपी के लिए हमने सलाइन चढ़ाया, बीपी बनाए रखने वाली दवाइयाँ शुरू की। इस तरह से जो सिम्टम आ रहे हैं, जो लक्षण आ रहे हैं, उसका हम मैनेजमेंट करते हैं। डेंगू के अलग से कोई इलाज नहीं है। मलेरिया का मैं कहना चाहता हूँ, मलेरिया का अलग से इलाज है। एंटी मलेरियल मेडिकेशंस हमारे पास है, बहुत अच्छी हैं। तो टाइमली ट्रीटमेंट पे बहुत हम चीज़ों को कंट्रोल में ला सकते हैं बहुत केसेस में। डेंगू में हमारे पास कोई अलग से डेंगू के खिलाफ कोई दवाइयाँ नहीं है। दवाइयाँ नहीं है, वो तो सिम्टम्स के हिसाब से। तो मच्छरों से बचने के लिए आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। हाँ। कैसे बचें? तो मच्छर से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है अपने घर के आसपास, अपने एरिया में पानी इकट्ठा नहीं होने दें। पानी की टंकी जो अगर है तो उसको ढक के रखें। अक्सर इसलिए बारिश के बाद ही ये मच्छर बढ़ जाते हैं, क्योंकि बारिश के बाद हमारे घर में और घर के आसपास छतों पे, टायर्स में तो ये पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पे मच्छर पनप जाते हैं जी। तो हमें एक तो पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। दूसरा, घर पे मॉस्किटो रिपेलेंट हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओडोमॉस, जो कि बड़ा सेफ भी है। तो बच्चों को हम ओडोमॉस अप्लाई कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए लेकिन कि छोटे बच्चे जो हैं 2 से 3 साल तक के बच्चे जो वो चाट भी सकते हैं या चाट सकते हैं, उनके हाथों पे उनको नहीं देना है लगाने के लिए। वो हम अपने हाथों पे लें, उनके हाथों पे, पैर पे जो भी एक्सपोज्ड एरिया है वहाँ पे लगाएं, लेकिन बच्चों के हाथ पे न लगाएं। बच्चों के आईज से और कहीं पे कट वगैरह लगाएं, उससे दूर रखें, क्योंकि बच्चा अगर उसको बच्चों के मुंह में हाथ डालने की आदत होती है जी, तो जी। वो उसकी वजह से नुकसान कर सकता है। उसके अलावा हम बच्चे को प्रोटेक्टिव क्लोथिंग दे, जो फुल स्लीव्स की टी शर्ट, पैंट कवर करें। इसके अलावा एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास है मॉस्किटो नेट का, जो नेट आती है जी। तो इसमें अभी जो नेट्स आ रही हैं वो केमिकली ट्रीटेड आती है जी। तो उस पे ऑलरेडी केमिकल्स लगा हुआ है, तो मच्छर उसके पास आना भी पसंद नहीं करेगा। अच्छा। और उसकी जो ओपनिंग है वो इतनी छोटी है कि मच्छर उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता है। लेकिन हमें अच्छा गैस, जो हमारा गैसेस एक्सचेंज जो होता है, मतलब हवा अच्छे से आदान प्रदान हो सकती है। ओके। तो मित्रों, अगर आप संभव है तो इस तरीके के इस्तेमाल जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आप करें। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं, आपके वश की बात नहीं है ख़रीदना, या आर्थिक रूप से आप ऐसा महसूस करते हैं, तो सरसों का तेल भी आप लगा सकते हैं। क्यों? सरसों का तेल हुआ वो शरीर में ऐसा कुछ, बेसिकली आप जैसा बता रहे हैं, सरसों के तेल में भी थोड़ी, सरसों का तेल जो हम बोलते हैं पंजेंट होता है। पंजेंट मतलब उसकी थोड़ी एक स्मेल होती है खुद की। हाँ। तो उसकी वजह से मच्छर उसके पास आना पसंद नहीं करते हैं जी। तो एक सरसों का तेल हो सकता है।
वैसे ही यूकेलिप्टस ऑयल होता है, जी। टी ट्री ऑयल होता है, जी। जो कि थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं, पर जैसा कि बताया जी जी सरसों का तेल भी यूज़ किया जा सकता है। जी। मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चों में गले के इन्फेक्शन जो होते हैं, मम्स हो जाते हैं, ये हो जाता है, ये भी इन दिनों में बहुत चल रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि अक्सर मौसम बदलने के बाद वायरल इन्फेक्शंस की खास तौर पे संक्रमण बहुत बढ़ जाते हैं। तो उन सब के साथ में जो एक और अलग एंटिटी है, जो एक अलग इन्फेक्शन है, मम्स है। तो इसमें बेसिकली हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, हमारी लार की ग्रंथि होती है यहाँ पे कान के पास जी। इसका इन्फेक्शन हो जाता है और यहाँ पे स्वेलिंग होने के कारण बच्चे का मुंह खोलने में और तकलीफ होती है। तकलीफ होती है। जी जी। और तो कान में दर्द भी होता होगा। कान में दर्द होता है, निगलने में तकलीफ होती है, बच्चे का लार बहने लगता है और तेज बुखार, बॉडी पेन, ये सब साथ में चल रहा होता है। तो इन लक्षणों के अगर आपका हो तो सीधा हॉस्पिटल पहुंचे, उपचार अगर कराएं। इस तरह का कोई लक्षण बच्चे को आ रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ये जो इन्फेक्शन है वो बच्चे के अंडकोश में, टेस्टिस में और लड़कियों में जो अंडाशय जो अभी डेवलप हो रहा है बच्चों में, जी, उस तक पहुंच सकता है और आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर ये मम्स है तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि एक्चुअल में डायग्नोसिस क्या है, वो डॉक्टर डायग्नोसिस बनाएगा। और इससे बचने का बहुत ही सिंपल उपाय है हमारे पास, मम्स का वैक्सीन। तो मम्स की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे जैसे बच्चे की उम्र होती है, फॉर एग्जांपल MMR वैक्सीन जो है वो 9 मंथ्स पे लगाई जाती है, बूस्टर 1.5 साल पे और 5 साल की उम्र पे लगाया जाता है, जिसमें एक मम्स का वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन भी होती है। जी। तो इसका मतलब है वैक्सीन जो है बहुत सारे रोगों की वैक्सीन है, जो समय समय पर अगर बच्चों के लिए लगा दी जाए तो सावधानी भी रहती है। बहुत अच्छी वो बात आपने बताई। मैं एक अचानक एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि हाइड्रोसिल होता है, बच्चों के अंदर अंडकोश बढ़ जाता है, उसमें पानी जैसा बढ़ जाता है और वो बहुत बड़े हो जाते हैं बच्चों के। ये रोग हालांकि बहुत आम नहीं है, लेकिन ये है बहुत खतरनाक रोग। तो ये क्या है और ये क्यों होता है? देखिए, बेसिकली हाइड्रोसील जो है, पहले बात तो इसका आज के टॉपिक से रिलेशन नहीं है, ये संक्रमण से नहीं होगा जी। ये बेसिकली क्या होता है कि बच्चों के स्क्रोटम है ना, स्क्रोटम जिसमें अंडकोश होते हैं जी, ठीक है, वहाँ पे पानी जो हम बोल सकते हैं इकट्ठा होने की वजह से हाइड्रोसील हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे के स्क्रोटम में स्वेलिंग आ रही है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन की वजह से प्रेशर बढ़ सकता है और बच्चे के जो अंडकोश है, जो भी है अंडकोश है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई पे असर पड़ सकता है, प्रेशर पड़ सकता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से वहाँ पे अल्सर्स भी हो सकते हैं। हाँ। तो इसका डॉक्टर पूरा इवेल्युएट करेंगे जी। ये अक्सर सर्जन डॉक्टर्स देखते हैं, वो इवेल्युएट करेंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो डॉक्टर सुनील शर्मा, सुनील परियार साहब, मैं बाकी सवाल तो मैंने पूछ लिया, वो तो बहुत जनरल पूछे, लेकिन अब मैं जो खतरनाक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ और उस पर मैं बात टिका के बात करना चाहता हूँ, ये आजकल जो बच्चों के अंदर मोबाइल वाला जो स्क्रीन टाइम रोग है वो क्या है और ये किस तरीके से बढ़ता जा रहा है? पिछले मैंने 1 दशक के अंदर मैंने देखा है कि 2-2 साल, 1-1 साल के बच्चे मोबाइल के बगैर काम ही नहीं करते, खाना नहीं खाते, पीना नहीं करते और बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे। 2 साल का बच्चा उससे मोबाइल छीनो एग्रेसिव हो जाएगा। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने निकाला है जी। तो बेसिकली बच्चे या बड़े मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, वीडियो गेम, टैबलेट, ये जो भी स्क्रीन हम बच्चे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, इसको हम पूरे 24 घंटे में कितना देखते हैं, इसको उस डे का स्क्रीन टाइम बोलते हैं जी। तो इसमें एक्चुअली देखने वाली बात ये है कि ये बच्चे को कितना बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि जनरल पब्लिक को अभी पता भी नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल। तो वो तो दे देते हैं, मतलब वो तो यह है कि आप फुर्सत नहीं है, आपको तो बच्चे को देके चल दिए, आप तो ये है कि आप फ्री हो गए, लेकिन आप ये नहीं मान रहे कि बच्चे को क्या दे रहे हैं, आप क्या रोग दे रहे हैं आप बच्चे को, वो बताएं आप। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि अगर मोस्ट प्रोबेबली हम सब ने बर्फी मूवी आपने भी देखी होगी जी जी। तो बर्फी मूवी में प्रियंका चोपड़ा का जो रोल है उसे ऑटिज्म है। ओके, तो ऑटिज्म में का जो एकदम सीवियर फॉर्म है वो मूवी में दिखाया गया है।
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्क्रीन टाइम जिसका बहुत ज़्यादा है तो उसको ऑटिज्म तक की बीमारी भी हो सकती है। ओह, ओके जी। तो ऑटिज्म को हम बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसका एक स्पेक्ट्रम है, इंद्रधनुष की तरह है, ठीक है। तो एकदम माइनर सिम्टम्स से लेके एकदम मेजर सिम्टम्स तक है। ओके, तो माइनर में क्या होता है और मेजर में क्या क्या तो हो सकता है, तो वो थोड़ा सा एक मैं सफर। एक बार स्क्रीन टाइम पे आता हूँ फिर से एक हाँ, बार, जी, जी। उसके बाद में ऑटिज्म में भी थोड़ा जाएंगे, बात जी, करेंगे। बिल्कुल। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मनुष्य का हमारा जो ब्रेन है वो पहले 2 साल में 80% तक डेवलप होता है। 2 साल में 80%? हाँ, तो 2 साल तक का बच्चा जो है उसका ब्रेन ऑलरेडी 80% तक डेवलप हो चुका है जो एडल्ट है उसके कंपैरिजन में। ओके। ओके, तो ये वाली जो फेज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है हमारी लाइफ की लर्निंग के लिए। जी। ठीक है, अगर इस फेज में हम बच्चे को सोशल इंटरेक्शन नहीं करेंगे, सोशल इंटरेक्शन मतलब जैसे हम अपन आपस में बात कर रहे हैं जी। तो बच्चे से बात करना, बच्चे को पोएम सुनाना, बच्चे से बातें करना, स्टोरी सुनाना, इंटरेक्ट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। जी। इस फेज में अगर हम बच्चे को मोबाइल दे देंगे, फॉर एग्जांपल मोबाइल टैबलेट दे दिया हमने तो बच्चा कंटिन्यूअसली उसकी तरफ स्क्रीन की तरफ देखता रहेगा। और अगर ये स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहा, जी। हम बात करेंगे ज़्यादा क्या है, अगर ये ज़्यादा रहा तो बच्चे के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे बच्चे में एंगर इश्यूज आ सकते हैं, स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंगर इश्यूज हो सकते हैं। जैसे आपने बताया बच्चे से मोबाइल लिया तो बच्चे ने बिल्कुल गुस्सा झगड़ा हो गया। कर लिया, गुस्सा कर लिया, चीज़ें फेंक दी। हाँ। ये सब हो सकते हैं। और बहुत केसेस के अंदर जैसे मैंने बताया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। तो अभी हम बात करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम इससे पहले डिसऑर्डर। एक डॉक्टर साहब, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा क्योंकि जुड़ा हुआ है वो सवाल कि कई बार बच्चे 4-4, 5-5 साल तक बोलते ही नहीं हैं। हाँ। बोलना नहीं जानते, मतलब बोलना नहीं सीखते, तो क्या ये इस स्क्रीन टाइम से इसका कोई रिलेशन है? मैं किसी एक कारण को ऐसे नहीं बता सकता कि यही कारण है। जी। कोई तकलीफ होती है उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो बहुत से जो बच्चे होते हैं जो उनमें इन जनरल कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से लेट बोलना चाहिए। फॉर एग्जांपल टंग टाई एकदम माइनर प्रॉब्लम है जिसमें जीभ जो है वो नीचे वाले तालू से नीचे मतलब म्यूकोसा से जुड़ी होती है। ये जो हमें फ्रेनुलम होता है वो अटैच होता है, तो जिसकी वजह से बच्चे की टंग मूवमेंट नहीं आती तो उनमें तुतलापन आता है और वो बोलना चाह के भी ठीक से बोल नहीं पाते हैं। ये एकदम माइनर प्रॉब्लम है। जी। ठीक है, कुछ में सुनने वाली प्रॉब्लम हो सकती है, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपको बोलने का रेस्पॉन्स नहीं आएगा, इसलिए वो उसकी वजह से लेट हो सकता है। और भी इस तरह की कुछ माइनर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो नहीं, बहुत अर्ली एज में जैसे 1.5 साल 2 साल बच्चे को अगर वो देखता रहेगा, बहुत बाल ही नहीं, ना आप बात कर रहे हो ना वो बात कर रहा है, और वो एक उसके अंदर बैठा बैठा बस मोबाइल देख रहा है, तो वो तन्हाई वाला जो मामला है उसका, और जो आपने कहा इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा कंटिन्यूअसली स्क्रीन चेंज हो रहा है, कोई वीडियो चल रहा है फॉर एग्जांपल जिसमें कार्टून बच्चा देख रहा है, पोएम देख रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली स्क्रीन चेंज होता जा रहा है, एक के बाद एक, कभी कोई कैरेक्टर आता है, कभी कोई कैरेक्टर आता है। इस दौरान पास में पापा मम्मी क्या बोल रहे हैं, भैया क्या बोल रहे हैं, कोई कौन उसको आवाज़ लगा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है बच्चे को, वो अपनी दुनिया में खो जाता है। तो बेसिकली वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको सोशल इंटरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये रीज़न है कि जो बच्चे 2 साल की उम्र पे, जी आप देखिए ये स्टडी है, ये इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुई थी। उन्होंने अलग अलग कितने घंटे तक कौन मोबाइल देखता है, कोई एक ग्रुप बनाया आधे घंटे का, एक ग्रुप बनाया आधे घंटे से 2 घंटे का, एक बनाया 2 से 4 घंटे का, और एक 4 घंटे से भी ज़्यादा। तो उन्होंने ये देखा जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल देख रहे थे उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, छोटी सी चीज़ को हम कैसे सॉल्व करें, है ना, बॉटल को ढक्कन कैसे लगाना है, पेन को कैप कैसे लगाना है ना, ट्रायंगल को ट्रायंगल शेप में रखना, ये बेसिक स्किल्स उनमें डेवलप नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल। दूसरा, उनका सोशल इंटरेक्शन वाला पार्ट डेवलप नहीं हुआ जी। वो अपने आप में गुमसुम रहते हैं, आंखों नजर नहीं मिलाते हैं, बोलना लेट हो गया, तो ये सब उनमें ज्यादा देखी गई। जी जी जी। तो ये बहुत ही बड़े बड़े और जिनको लोगों को अभी हमारे जनरल पब्लिक को पता नहीं है, ये दुष्प्रभाव हैं।
तो दोस्तों आप इस वाली बात पर मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी क्योंकि आपके घर पर बच्चे हैं, आपके घर पर मोबाइल है, आपकी व्यस्तताएं हैं, तो आप अपनी व्यस्तताओं को छोड़ दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। नाना नानी दादा दादी ऐसे हों तो वो उनसे बातें करें, और मोबाइल को जितना हो सके दूर, बल्कि मैं तो कहता हूँ मोबाइल, बच्चों को मोबाइल की ज़रूरत क्या है? आपको अगर रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी है उनकी, तो कहानी किससे सुनाइए उनको, आप उनको बुक्स दीजिए। ये मोबाइल लेने के बाद में आप जैसा वो कह रहे हैं कि आप वो सारी चीज़ें, वो उनका एक कल्पना शक्ति खत्म हो जाती है। इसके लिए मैं एक रिकमेंडेशन बताना चाहूँगा जी, जो बहुत ही अच्छी मतलब रिकमेंडेशन है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एक बड़ी संस्था है जी, उनकी रिकमेंडेशंस हैं कि 18 महीने तक के बच्चे को मोबाइल, मतलब स्क्रीन टाइम, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इंक्लूडिंग टीवी, कुछ भी नहीं देना है। ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को 18 महीने तक के बच्चों को, जैसे पापा बाहर गए हैं तो वीडियो कॉल करा दी, कुछ मिनट के लिए वीडियो कॉल अलाउ कर दी, बस इतना ही। 18 महीने से 2 साल तक के बच्चे को पेरेंट्स बच्चे के साथ में बैठें, और 15 से 30 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स, 15 से 30 मिनट तक के लिए बच्चे को कुछ एजुकेशनल वीडियोस जी, जिसमें बच्चे को कुछ नया सीखने को मिल रहा है, वो दिखाया जा सकता है। हाँ। मैं कार्टून की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें बच्चे की स्किल्स में कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, वो दिखाया जा सकता है। फिर आता है 2 से 5 साल की उम्र में, इसमें भी बच्चों को पेरेंट्स के सुपरविजन में ही 1 घंटे तक टीवी देखना, मोबाइल देखना अलाउ किया जा सकता है। और जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनमें हमें ऐसी जो गतिविधियां हैं जिनमें बार बार मोबाइल का, टीवी का, लैपटॉप का यूज़ करना पड़ रहा है, उसको अवॉइड करें, और 1 से 2 घंटे तक पेरेंट्स के सुपरविजन में देखा जा सकता है। तो इसमें हमें ये ध्यान देखने वाली बात है कि देख क्या रहा है बच्चा, कि बच्चा देख क्या रहा है। इसलिए सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। उसमें हमें देखना है कि कोई वायलेंट कंटेंट तो नहीं देख रहा है, मार धाड़ वाले, बहुत जिसमें गुस्से वाली चीज़ें हैं वो चीज़ नहीं देख रहा है, कुछ न्यूडिटी वाला प्रोग्राम नहीं आया है। इसलिए हमारे जो बच्चे देख रहे हैं उसमें एप्लीकेशंस पे भी पेरेंटल कंट्रोल बहुत जरूरी, ताकि पहले ही फिल्टर हो जाए। जो नहीं है डॉक्टर साहब, चिंता की बात यह है कि हम लोगों ने बच्चों को बच्चों के भरोसे छोड़ दिया है, और मोबाइल के भरोसे छोड़ दिया है, लैपटॉप के भरोसे छोड़ दिया है। उसमें क्या एप्लीकेशंस वो यूज़ कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं पता, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बेस्ट एग्जांपल है, बहुत पिछले 2-3 साल में इसके कुछ इश्यूज हुए हैं जिसमें बच्चे कुछ ऑनलाइन चैलेंजिंग गेम में पार्ट ले लेते हैं, बिल्कुल, ब्लू व्हेल चैलेंज और इस तरह के और भी कुछ जिसमें उनको एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जाने के निर्देश दिए जाते हैं ऑनलाइन, और बच्चा अपनी दुनिया में होता है, पेरेंट्स को कुछ नहीं बताता है, और इसकी वजह से बहुत ही हादसे हमें देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है कि हम आज की युग में भी ये सब हमारे को देखना पड़ रहा है कि स्क्रीन टाइम की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि हम कंटेंट फिल्टर भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये छोटे बच्चों में नहीं, मैं तो कहता हूँ जवान बच्चों के अंदर भी, जो हायर सेकेंडरी और 12th में पढ़ रहे हैं, कॉलेज की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम है। और अक्सर यही होता है कि नेट जब से आया है, नेट में पूरी दुनिया परोसी हुई है, मतलब पूरा दुनिया का ज्ञान है, और वो उस ज्ञान में अज्ञान सेलेक्ट कर रहा है बच्चा, या ज्ञान, ये इस पर हमारी बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें सुपरविजन बहुत बनाए रखना है। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने, और मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम का सबसे अच्छा पार्ट यही है कि आपने ये वाली बात बच्चों को बताई, बाकी बीमारी तो कोई भी बता सकता था, आपने अच्छी बात। एक वो जो प्रियंका चोपड़ा वाली बात पर आप आए। ओके। सो बर्फी मूवी में जैसे प्रियंका चोपड़ा को आप इश्यूज देखते हैं, इनको इश्यूज क्या हैं? आई कांटेक्ट नहीं बना पाती है, उसको कुछ पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे उसके पास एक बॉल होती है, ट्रांसपेरेंट बॉल, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से उनको ज्यादा लगाव होता है, वो उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। सोशल इंटरेक्शन नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करना, आंखों से आंखें नहीं मिलाना, जितना हो सके भीड़ वाला कोई कार्यक्रम है तो उसको अवॉइड करना। तो ये बहुत ही मैं ये नहीं कह रहा कि केवल ज़्यादा स्क्रीन टाइम से ही ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ऑटिज्म हो रहा है, और भी बहुत सारे रीजंस है, लेकिन ये जो रीज़न है जो अभी खास तौर पे देखा जा रहा है, जिसे हम आसानी से बचपन से ही कंट्रोल भी कर सकते हैं, और समझ में भी आ जाता है। बिल्कुल कोई भी रिएक्शन समझ में आ जाएगा आपका। अगर इस तरह का, अगर आपका बच्चा लेट बोलना सीख रहा है, यूजुअली क्या होता है, 1 साल की 12 महीने की उम्र पे बच्चा मम्मी पापा दादा दादी इस तरह से बोलना शुरू करता है। तो हम ऐसे ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो 3 साल की उम्र पे भी मम्मी पापा ही बोल रहे हैं।
जबकि उस उम्र के बच्चे पोएम्स भी बोल देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। पर अभी वो सोशल इंटरेक्शन ही नहीं कर पा रहे क्यों? फिर हमें डिटेल हिस्ट्री पूछने में पता चल रहा है कि उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा था। कोविड के दौरान बहुत मोबाइल देखा था, किसी ने 4 घंटे देखा है, किसी ने 6 घंटे मोबाइल टीवी देखा है। हमने ऐसे भी, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक मदर मैंने मतलब बताई है, वो भी है, उनको पता है, अब समझ में आता है उनको अब कि अब हमसे गलती हो गई, पर अभी उससे पुरानी गलती को वो ठीक नहीं कर सकते क्योंकि टाइम निकल चुका है। अब वो जितना हो सकता है उसमें सुधार ही ला सकते हैं। तो वो बच्चे 8 से 10 घंटे तक मोबाइल देख रहे थे 24 घंटे के अंदर, मतलब सुबह से शाम तक केवल और केवल मोबाइल देख रहे थे। तो इसकी वजह से ब्रेन पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अच्छा, कोविड पीरियड के अंदर बच्चों की जो मानसिक विकास है वो रुका, ये हाँ, उसमें स्क्रीन टाइम का बड़ा रोल रहा, बड़ा रोल और सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाया। बिल्कुल, इसका बड़ा बिल्कुल रोल था। बिल्कुल। तो चलिए डॉक्टर साहब, आप आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स पर हमें जानकारी दी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं मित्रों, आपने जो बातें सुनी हैं आज, उसमें 2-3 बात तो आप याद करके रख लेना, गांठ बांध लेना। एक तो ये स्क्रीन टाइम बच्चों को कम करवाएं और इससे मोबाइल से दोस्ती जो है वो उसकी कम हो। और एक खान पान के अंदर इन्होंने एक बहुत बात बताई थी, लोहे की कढ़ाई वाला जो सिस्टम बनाया था, तो मेहरबानी करके आप अपनी कढ़ाई का भी यूज़ करें और कढ़ाई से पालन करें, इस बात का कढ़ाई का पालन करें, कढ़ाई से करें। तो आप आए, आपका आभार। और दोस्तों, फिर नए कार्यक्रम में हम फिर आएंगे नए डॉक्टर्स के साथ में। और आपसे भी मैं ये इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ कि कभी आप फिर अपन दूसरे सब मनोवैज्ञानिक बच्चों के उस पर बात करें, जिसमें ये बीमारियां, हारी बीमारियां और ये संक्रमण बीमारियां, इन पर बात ना करके हम मानसिक बीमारियों पर बात करें बच्चों की। ये एक्चुअली जो है कि इसे आज की तारीख का पेंडेमिक बोल सकते हैं जी, है ना, जिसमें किसी को पता ही नहीं है पर अंदर अंदर चल रहा है जी। हाँ, तो ये अंदर वाला जो रोग चल रहा है, इस रोग से मुक्ति के लिए कामना भी करते हैं, आपको समझा भी दिया है और बाकी आप जाने। धन्यवाद।